नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शहर की सरकार खोलेगी 2024 के द्वार। बिल्कुल जी हां, यही तैयारी इस वक्त की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान आज किया जा सकता है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है, तो वहीं योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज इस बात पर मोहर लग सकती है। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे लोकसभा 2024 के सेमीफाइनल के रूप में भी देख रही है। तो आज इसी पर करने जा रहे हैं हम चर्चा कि आखिर किसको मिलेगा शहर का ताज। नगर निकाय को लेकर बिगुल बज चुका है और अब आज कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया जाएगा आरक्षण का भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी आरक्षण को मिल गई है। और उसके बाद में अब शहर की सरकार में किसकी किस्मत खुलेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता आखिर किससे खुश है और किससे नाराज है। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला था, लेकिन 2017 में साथ ही समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई उस दौरान नजर आई थी। तो आपको बता दें कि 2017 की अगर बात करें तो 653 निकायों में 12,007 वार्डों में चुनाव हुआ था, जिसमें से 16 नगर निगम में 14 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 2 जगहों पर बीएसपी ने बाजी मारी थी। यूपी निकाय चुनाव के लिए आज बिगुल बजता हुआ कहीं ना कहीं नजर आने वाला है। निकाय चुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ये अहम बैठक भी बुलाई है। कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी आज करीब 4 बजे ये बैठक होगी और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे और साथ ही आरक्षण की जो सूची है, जो लिस्ट है, उसे भी आज जारी किया जाएगा। वहीं पार्षद और सदस्यों की सीट पर कोई बदलाव नहीं होगा। 761 निकायों पर सीटों पर नए सिरे से ये पूरा नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। तो निकाय चुनाव का आज बिगुल बजता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं और प्रदेश में कुल 198 नगर पालिका परिषद है और 493 नगर पंचायत हैं, जहां पर निकाय का ये चुनाव होना है। और वहीं अगर 2017 की बात करें तो 2017 में 653 निकायों में 12,007 वार्डों में ये चुनाव हुआ था। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए चर्चा में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हमाम वाहिद हमारे साथ जुड़े। वाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आलोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। और साथ ही एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एसके, आप ही से ताज़ा अपडेट दे दीजिए कि आखिर 4 बजे जब ये बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारियां तो पार्टियों की तरफ से बहुत पहले से की जा रही है नगर निकाय के चुनावों के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं जानकारी ये मिल रही है कि आज सूची आ सकती है आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद। इसकी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमारी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र प्रमुख जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। देवेंद्र जी, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं? क्योंकि तैयारियां तो देखिए एक तरह से पहले से ही आप लोगों की है, लेकिन सेमीफाइनल के तौर पर भी आप लोग देख रहे हैं कि जैसा प्रदर्शन इस बार नगर निकाय में रहेगा, उससे भी अच्छा प्रदर्शन आपको 2024 में करना होगा। ये तैयारियां इस वक्त है बीजेपी की, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? राजनीति में अपनी तैयारी करते हैं वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होती है कि उसमें मेहनत सबसे बड़ी चीज है। और जब जितना काम करता है व्यक्ति तो निश्चित उसको रिजल्ट मिलता है। हमने पहले भी यही प्रयास किया था कि ये रिजल्ट अच्छा है और लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के तहत ये बहुत बारीक और इस तरह का चुनाव होता है कि इसमें जमी से जुड़ा व्यक्ति और कार्यकर्ता काम आता है जी। जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जिस पर विशेष ध्यान रखती है, बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक जितनी कमेटियां हमारी बनती हैं, जितना हमारा काम करने का तरीका, हम पहले से इस पर काम कर रहे थे
और हमेशा काम करते हैं, हमेशा इस पर विचार करते हैं, और उसके बाद जो कमियां रहती है उन्हें तराशा जाता है, ढूंढा जाता है, निकाल कर फिर ठीक किया जाता है। इसका परिणाम जो है हमें ज्यादा इसलिए सिरदर्दी नहीं है कि चुनाव कभी भी अपने समय पर हो, किसी समय हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आती, और सारी तैयारियां निश्चित जो है, क्लीन स्वीप की बात जो हम करते थे उत्तर प्रदेश में, हमें लोकसभा के चुनाव में 2024 में मिशन के तौर पर देख रहे हैं। और बेशक आपकी नजर में सेमीफाइनल हो, ये कोई फाइनल हो, हमारा काम करने का तरीका है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारे नेता, राजनेता, माननीय मंत्री, हमारे विधायक, सांसद, हर एक जो है पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता इसमें रात दिन एक किए हुए हैं कि चुनाव 2024 में हमें मैसेज भारत में नहीं दुनिया में देना भारतीय जनता पार्टी का, ऐसी सोच के साथ ये चुनाव हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ में एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल। एसके, क्या कुछ अपडेट है? देखिए 4 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं आरक्षण की सूची उस बैठक के बाद में सामने आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय को लेकर तैयारियां पूरी करनी थी। 5 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आरक्षण सूची है वो जारी कर दी गई थी और बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन होने वाला था। हालांकि उसी दौरान आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे, जिस दौरान पूरा मामला कोर्ट गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आयोग गठित करने की बात कही थी। क्योंकि अब आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, तो निश्चित है कि अब जो आरक्षण प्रक्रिया है वो उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसको लेकर जो नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद, साथ ही साथ नगर पंचायत के शामिल है, उनकी जो आरक्षण प्रक्रिया जो अब आयोग के निर्देशानुसार ओबीसी को लेकर है वो अपनाई जानी है। तो उस नियमावली में संशोधन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। इसलिए कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि अगर नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी जी, नई जो आरक्षण सूची है उसकी अंतिम सूची जारी की जाएगी। हालांकि इस पर भी आपत्तियां दी जाएगी, क्योंकि आपने वो भी देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपना पक्ष रख रही थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि कितने दिनों में आप इस प्रक्रिया को शुरू करा सकते हैं, जिसमें सरकार ने कहा था कि 2 दिनों के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो सीधे तौर पर आज दूसरा दिन है और ऐसी स्थिति में जब कैबिनेट में इस संशोधन को लेकर आज प्रस्ताव है तो उस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद जिस हिसाब से आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी हैं उस हिसाब से यह सूची जारी की जाएगी, जो कि अनंतिम तौर पर होगी। उस पर भी फिर आपत्तियां ली जाएंगी, उन आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को यह आरक्षण की जो सूचियां हैं वो दे दी जाएंगी, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो सीधे तौर पर आज की कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी लगातार अपने चाहे पदाधिकारियों की तैनाती हो या क्षेत्र में प्रचार हो वो भी शुरू कर दिया गया था। चूंकि मामला कोर्ट में होने की वजह से समय डिले जरूर हुआ है, 3 से 4 महीने लेट हो गए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि अप्रैल के महीने में, मतलब जो महीना आने वाला है उस दौरान ये नगरीय निकाय के चुनाव करा लिए जाएं। और ये खासे महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 700 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम भी शामिल हैं और करीब 200 के करीब में नगर पालिका जी। चलिए ठीक है, इसके आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमाम वाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता है। वाहिद साहब, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि 2017 के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर जरूर दिख रहा था, लेकिन क्या अब 2022 में जो नतीजे आए आपके, उसके हिसाब से कैसी तैयारियां हैं कांग्रेस की नगर निकाय के लिए? सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हरी झंडी दिया है चुनाव कराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से मंशा रही है कि किस तरीके से आपने देखा कि पिछड़ों के हक मानने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और किस तरीके से चुनाव कराने में देरी कराई, वो सब जानते हैं। अब बात है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। सड़क से लेकर सड़क तक, शहरी विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए हमने संघर्ष किया और हम एक मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पूरी मजबूती से नगर के निगम के चुनाव में हम हिस्सा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे।
अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में रहती है। पूरी देश की जनमानस जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो केवल चुनाव जीतने का एजेंडा है। देश के लोगों की सेवा करने के लिए और जो इन्होंने वादे करते हैं हर अच्छा। चुनाव में, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसे वादा पूरा करना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है, चुनाव जीतो। उसके लिए जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करना हो वो किए जा सकते हैं। किस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाना है, किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग करना है, ईडी का दुरुपयोग करना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्लियर है। हम जनता की सेवा के लिए, जनमानस के मुद्दों के लड़ने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए हम हर मुद्दे को उठाने का काम किए हैं और निरंतर मुद्दे को उठाते रहेंगे। और जनता अगर हमें मौका देगी तो हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। वाहिद साहब, तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं आपको नकारती हुई नजर आ रही। 2014 के बाद से किसी भी इलेक्शन पर आप नजर डाल लीजिए, कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन आपकी तरफ से नहीं देखने को मिला है। फिर आप चाहें उसका ठीकरा किसी के भी सर फोड़े, लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है ना, जिसकी वजह से जनता नकार रही है। कीर्तिका जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और निरंतर हमने अच्छे प्रदर्शन अगर आप कह रहे हैं कि आप निर्णय को स्वीकार करते हैं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी हथकंडे अपना रही है, सिर्फ चुनाव जीतने का मकसद है। ये तो महोदय देवेंद्र जी की बातों का मैं जवाब दे रहा था कि वो पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। वो जग जाहिर है, देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि भाजपा का जो एजेंडा है वो केवल चुनाव कैसे जीतना है, उसके लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट मानना है, कांग्रेस इस देश की जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे अगर नगर निगम के चुनाव है, तो अभी देखिए कि किस तरीके से भाजपा में चुनाव कराने में देरी की। लेकिन भाजपा ने कहां देरी की है? भाजपा ने तो पहले ही सूची जारी कर दी थी आरक्षण की। परेशानी तो विपक्ष को हो रही थी उस पर। भाई, आप विपक्ष के पिछड़ों का हक मार के सूची जारी करना चाहते हैं। आप पिछड़ों की हितैषी बताते हैं, लेकिन हमेशा आप ना जनगणना कराना चाहते हैं, ना उनको अधिकार देना चाहते हैं। तो हम ये खामोश बैठने वाले नहीं है ना। हम पिछड़ों की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, ठीक है। आलोक द्विवेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक साहब, निकाय के रण के लिए आज जहां तक है बिगुल शायद बज ही जाएगा, क्योंकि तैयारी अगर देखा जाए तो पिछले दिसंबर में ये सूची फाइनल हुई थी, जिस पर तमाम सवाल उठे। फिर ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। तो अब 2-3 महीने ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो जहां तक जानकारी यही है कि अप्रैल में निकाय के चुनाव करा दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है इसको लेकर, आज बैठक में भी चर्चा होनी है। तो क्या इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? क्योंकि अभी देवेंद्र प्रभुक साहब कह रहे हैं कि आप चाहे कैसे भी देख लीजिए, लेकिन बीजेपी तो हर बार एक्टिव मोड में ही रहती है। तो क्या आप इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखते हैं 2024 के? देखिए, चुनाव सेमीफाइनल तो है ही है, क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। और एक बात मैं हमाम वाहिद जी से और बीजेपी प्रवक्ता जी से, देवेंद्र जी से मैं सहमत हूं कि भाजपा हमेशा जो चुनावी मोड में रहती है, और इसमें देखिए कुछ बुराई नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में जो बेसिक फर्क है ये है कि भाजपा जो है एक स्ट्रक्चर पार्टी है, कांग्रेस जो है वो नॉन स्ट्रक्चर पार्टी है। कांग्रेस का समस्या है कि जब चुनाव आता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर से शांत मोड चल जाते हैं। भाजपा, चूंकि भाजपा अपने कार्यकर्ता है, इनके साथ संघ का समर्थन भी है, संघ के लोग हमेशा लगे रहते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में लोगों को कहीं न कहीं भाजपा की तरफ मोड़ने का प्रयास लगातार करते रहते हैं और उसका भाजपा को लाभ भी लगातार मिलता रहा है। इसीलिए भाजपा को आप देखेंगे हमेशा उस संघ की तवज्जो करते हैं और संघ की भाजपा तवज्जो करता है, क्योंकि जो संघ की जो मूलभूत जो विचारधारा है वो भाजपा से मेल खाती है। ये सिर्फ फर्क है। और रही बात सेमीफाइनल की, तो मैं 100% सेमीफाइनल है और भाजपा इसीलिए चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है। हाँ, लेकिन ये बात भी कहूंगा, जो चुनाव जो 3 महीने डिले हो रहा है उसमें कहीं न कहीं भाजपा की नाकामी है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पालन होना चाहिए, वो भाजपा ने नहीं किया था। उसके बगैर भाजपा ने अक्षर सूची जारी की थी और उसी वजह से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और चुनाव जो है 3 महीने डिले हुआ है। हालांकि इसमें जो कमेटी बनी थी उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने समय से पूर्व जो है वो रिपोर्ट बना के दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर ली है। 2 दिन चुनाव कराने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। समझता मुझे भी उम्मीद है कि आज रात तक जो है वो सूची जारी हो जाएगी। चलिए, ठीक है। देवेंद्र जी, क्या वाकई जो नियम है उनका ध्यान नहीं रखा गया था?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कृतिका जी, जिस तरह से कांग्रेस के मित्र ने हमारे एक्टिव मोड वाली बात को कहा था कि भी वो रहते, वो चुनाव की बात नहीं है। मैंने कहा था कि एक्टिव मोड में पूरा कार्य करता रहता, पूरे मैंने मंत्री और सबके नाम गिनाए, सांसद के, अपने काम की भी बात होती है, हम जवाब देते हैं तथ्य के साथ हमेशा। और ये लोग ओबीसी एसटी की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ज्योति मुर्मू जी जो हमारी माननीय राष्ट्रपति रही हैं, बनी हैं, उनके चुनाव के दौरान जो जो शब्द आए थे, जो जो वर्ड आए थे, वो सबको पता है। और दूसरी तरीके से अभी जो आपने ओबीसी को लेकर कहा ना, जिसपे सदस्यता गई है, वो भी पूरा देश जानता है। जी। ये छोटा समय होता है डिबेट का, नहीं तो पता लग जाता है कि कैसी वंशा, आप कितने हितैषी है और आपका तरीका क्या है, लोकतंत्र में क्या क्या चीज है। आज 60 वर्षों तक देश में क्या क्या होता रहा था, सबकी पता है, कौन से कानून और कौन सी प्रक्रिया कैसे चलती थी। आज थोड़ा स्पष्ट हुआ, जो माननीय लोग जो ना, जो क्राइम करके आप जैसी पार्टियों की वोट में बैठकर अपने मजे लेते थे, उन्हें जेलों में जाना पड़ रहा है। इस देश की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। ये बदलाव का परिणाम है, ये एक्टिव मूड का परिणाम है। एक्टिव मूड का मतलब है कि कार्यकर्ता, राजनेता हर तरह से बारीकी से नजर रखता है, चाहे विकास का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, कोई चूकने वाला कहीं से कहीं तक नहीं है। हम दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। उनका काम करने का तरीका है कि किसी प्रदेश में चुनाव हो, कहीं चुनाव हो, कोई घटना घटे, किसी तरीके की कोई किसी भी विकास से संबंधित बात हो, हमारा कार्यकर्ता से राजनेता तक लेकर एक्टिव मोड में अपना काम करता है हमेशा। हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, हम तैयारी करके नहीं आते हैं, समय के साथ तैयारी करते रहते हैं। जब एग्जाम होता है तो उसमें टॉप लाना हमारी जिम्मेदारी है, पास होने का मकसद नहीं है खाली। बिल्कुल, वो तो आप देख ही रहा है। आज बैठक भी की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही जिन जिन लोगों को नए पदभार दिए गए हैं उनको भी आज इस बैठक में शामिल किया गया है। ठीक है वाहिद साहब, 2022 की नीति आप जानते ही हैं, लेकिन क्या उसके बाद में कैसे कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगे नगर निकाय के लिए? वाहिद साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है।